अच्छा, कभी ये सोचा है कि किसी राज्य सरकार की मतलब उसकी असल ताकत, उसके काम करने का दायरा कहाँ तक होता है? क्या वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है या संविधान ने कोई लक्ष्मण रेखा खींची ही है? आज हम इसी सवाल की तह तक जा रहे हैं और हमारा गाइड होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 162। ये अनुच्छेद राज्य की कार्यकारी शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर के विस्तार के बारे में है। हमने इस पर मिली जानकारी और विश्लेषण को खंगाला है और अब हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि यह अनुच्छेद आखिर कहता क्या है, इसका इतिहास क्या है और आज के समय में इसके क्या मायने हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कार्यकारी शक्ति या एग्जीक्यूटिव पावर आखिर है क्या चीज। मतलब कानून बनाना तो विधानसभा का काम है ना? फिर सरकार के पास कौन सी शक्ति होती है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं होता, ठीक है? उसे जमीन पर उतारना, उसे लागू करना, नीतियां बनाना और चलाना, प्रशासन का जो रोजमर्रा का काम होता है ना, वो सब देखना, ये सब कार्यकारी शक्ति का हिस्सा है। अनुच्छेद 162 इसी शक्ति की सीमाओं की बात करता है कि राज्य सरकार किन किन मामलों में ये सब कर सकती है। ठीक है, तो ये सीमाएं कैसे तय होती हैं? अनुच्छेद 162 क्या कहता है इस बारे में? अनुच्छेद 162 बहुत सीधे तौर पर कहता है, ये कहता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति उन सभी विषयों तक फैली होगी जिन पर उस राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। अब सवाल उठता है कि ये कौन से विषय हैं? हाँ, ये जानने वाली बात है। कहाँ लिखे हैं ये विषय, कहाँ मिलेंगे? ये विषय संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई 2 सूचियों में मिलते हैं। एक है सूची 2, जिसे हम राज्य सूची या स्टेट लिस्ट कहते हैं, और दूसरी है सूची 3, यानी समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट। एक तीसरी सूची भी है, संघ सूची, यूनियन लिस्ट, जिस पर सिर्फ संसद कानून बनाती है। उसका अनुच्छेद 162 से सीधा संबंध नहीं है। तो राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनमें फर्क क्या है? राज्य सूची में क्या आता है जैसे? राज्य सूची में वो विषय हैं जिन पर मुख्य रूप से और आमतौर पर सिर्फ राज्य सरकारें ही कानून बना सकती हैं और अपनी कार्यकारी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, पंचायतें, नगरपालिका वगैरह। कृषि, सिंचाई, पब्लिक हेल्थ और साफ सफाई, राज्य के अंदर तीर्थ यात्रा, शराब का उत्पादन और बिक्री, ये सब राज्य सूची के मामले हैं। इन पर राज्यों का मतलब लगभग पूरा अधिकार होता है। अच्छा, यानी पुलिस राज्य का मामला है, तभी तो हर राज्य की अपनी पुलिस फोर्स होती है। समझा। और समवर्ती सूची, इसमें क्या अलग है? समवर्ती सूची थोड़ी पेचीदा है। इसमें वो विषय आते हैं जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, जैसे क्रिमिनल लॉ और प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, शादी और तलाक, दिवालियापन, जंगल, शिक्षा, बिजली, कारखाने, मजदूर कल्याण, ये सब। इन विषयों पर राज्य की कार्यकारी शक्ति भी होती है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त के साथ। शर्त? वो क्या? यहीं पर मामला शायद दिलचस्प होता होगा। बिल्कुल, शर्त ये है कि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य की कार्यकारी शक्ति तभी तक, मतलब बेरोक टोक काम करती है जब तक संसद ने उसी विषय पर कोई अपना कानून न बनाया हो। अगर संसद ने उस विषय पर कोई कानून बना दिया है और मान लीजिए राज्य के कानून या कार्यकारी आदेश और संसद के कानून में कोई टकराव होता है, तो संविधान का अनुच्छेद 254 है, वो कहता है कि संसद का कानून ही मान्य होगा। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि समवर्ती सूची वाले मामलों में राज्य सरकारें काम तो कर सकती हैं, नीतियां बना सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर केंद्र सरकार ने उस पर कोई बड़ा कानून बना दिया तो फिर राज्य को पीछे हटना पड़ सकता है या अपने काम को केंद्रीय कानून के हिसाब से ढालना पड़ेगा। ये तो एक तरह से खींचातानी वाली स्थिति हो गई। आप इसे खींचातानी कह सकती हैं या फिर संतुलन बनाने की कोशिश। ये व्यवस्था हमारे संघीय ढांचे का, फेडरल स्ट्रक्चर का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये राज्यों को उनकी स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं के हिसाब से काम करने की छूट देती है। बिल्कुल। खासकर उन मामलों में जहां केंद्र ने दखल नहीं दिया है। लेकिन साथ ही ये राष्ट्रीय एकता और एकरूपता बनाए रखने के लिए संसद को मतलब ऊपरी हाथ भी देती है अगर जरूरत महसूस हो। और क्या हमारे संविधान बनाने वालों ने मतलब जानबूझकर ऐसा किया था? क्या उनके दिमाग में था कि राज्यों को कितनी शक्ति देनी है और केंद्र को कितनी? हाँ, बिल्कुल। अगर आप संविधान सभा की बहसों को देखें तो ये साफ पता चलता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे नेताओं ने इस बात पर बहुत जोर दिया था
कि भारत जैसा विशाल और इतनी विविधताओं वाला देश तभी ठीक से चल सकता है जब राज्यों को अपने दायरे में, अपने क्षेत्र में पर्याप्त स्वायत्तता मिले। वो अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को बेहतर समझते हैं ना, और उनके समाधान भी बेहतर निकाल सकते हैं। लेकिन वो ये भी तो नहीं चाहते होंगे कि हर राज्य अपनी अलग डफली बजाए और देश की एकता, यूनिटी खतरे में पड़ जाए। एकदम सही पकड़ा आपने। इसीलिए राष्ट्रीय महत्व के विषयों को संघ सूची में रखा गया, जिन पर सिर्फ केंद्र का अधिकार हो, और समवर्ती सूची बनाकर एक बीच का रास्ता निकाला गया, जहां जरूरत पड़ने पर केंद्र हस्तक्षेप कर सके। अनुच्छेद 162 इसी संतुलन को एग्जीक्यूटिव पावर्स के लेवल पर लागू करता है। ये कोई अचानक बनी व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा डिजाइन है। एक मजबूत केंद्र, लेकिन साथ ही सक्षम और जिम्मेदार राज्य सरकारें। ये जानना वाकई रोचक है कि ये संतुलन कितनी बारीकी से, कितनी सोच समझकर गढ़ा गया था। तो ये तो हुई सिद्धांत की बात। अब असल जिंदगी में ये अनुच्छेद 162 कैसे काम करता है? क्या कुछ हाल के उदाहरण हैं जहां हम इसे एक्शन में देख सकते हैं? बिल्कुल। रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में यह अनुच्छेद लगातार लागू होता है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार अपनी पुलिस फोर्स में भर्ती के लिए कोई नई नीति बनाती है। अब चूंकि पुलिस राज्य सूची का विषय है, तो ये फैसला सीधे सीधे अनुच्छेद 162 के तहत राज्य की कार्यकारी शक्ति का इस्तेमाल है। और कोई उदाहरण, शायद समवर्ती सूची से जुड़ा हुआ? हाँ, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र सरकार फैसला करती है कि राज्य के स्कूलों में एक खास कक्षा तक मराठी भाषा पढ़ाना अनिवार्य होगा। अब देखिए, शिक्षा समवर्ती सूची में है, लेकिन अगर शिक्षा के इस स्पेसिफिक पहलू पर कोई केंद्रीय कानून नहीं है जो राज्य के फैसले से टकराता हो, तो राज्य सरकार अनुच्छेद 162 के तहत ये कदम उठा सकती है। ये उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है। इसी तरह केरला या तमिलनाडु अपनी खास स्वास्थ्य नीतियां बनाते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य तो राज्य सूची में है, और स्वास्थ्य से जुड़े कई अन्य पहलू समवर्ती सूची में। जब तक कोई केंद्रीय कानून आड़े ना आए, राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से नीतियां लागू करने के लिए अपनी कार्यकारी शक्ति का उपयोग करते हैं। लेकिन वो टकराव वाली बात जो हमने की थी, उसके उदाहरण भी तो होंगे। मतलब कब ऐसा होता है कि राज्य की शक्ति पर लगाम लगती है? हाँ, ऐसे कई उदाहरण हैं। सबसे बड़ा और हालिया उदाहरण तो माल और सेवा कर यानी जीएसटी का है। कर लगाने की शक्ति राज्यों के पास भी थी, केंद्र के पास भी, लेकिन जीएसटी के लिए संविधान में संशोधन किया गया और एक नया केंद्रीय कानून लाया गया। इसने राज्यों की कर लगाने और उससे जुड़ी जो कार्यकारी शक्तियां थीं, उनको काफी हद तक बदल दिया। ये दिखाता है कि कैसे संसद की कार्रवाई राज्य की शक्ति के दायरे को फिर से डिफाइन कर सकती है। और वो कृषि कानूनों वाला विवाद जो काफी चला था, क्या वो भी इसी से जुड़ा था? हाँ, वो भी एक जटिल मामला था जो इसी संतुलन से जुड़ा था। देखिए, कृषि मुख्य रूप से राज्य सूची का विषय है, लेकिन 2020 में केंद्र सरकार ने कृषि उपज के व्यापार और वाणिज्य से जुड़े कुछ कानून बनाए। उन्होंने अपनी समवर्ती सूची की शक्तियों का हवाला दिया। इस पर बड़ा विवाद हुआ कि क्या केंद्र राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहा है। हालांकि वो कानून बाद में वापस ले लिए गए। हाँ, वो तो वापस हो गए थे जी, लेकिन उस पूरे प्रकरण ने ये दिखाया कि राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों के बीच की रेखा कई बार कितनी धुंधली हो सकती है और कैसे अधिकारों को लेकर केंद्र और राज्यों में ठन सकती है। यानी ये सीमाएं हमेशा क्रिस्टल क्लियर नहीं होती, थोड़ी ग्रे एरिया रहती है। बिल्कुल, और न्यायपालिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट, कई बार इन सीमाओं को स्पष्ट करने का काम करती है। जैसे हाल के वर्षों में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य की कार्यकारी शक्ति केंद्रीय कानून के अधीन ही रहेगी। तो ये एक लगातार चलने वाला संवाद है, एक तरह का डायलॉग है कि व्यवहार में ये सीमाएं कहाँ खींची जाएं। लेकिन क्या राज्य सूची के विषयों पर राज्य की शक्ति पूरी तरह से निर्विवाद होती है, एकदम एब्सोल्यूट? जैसे वो बिहार में शराबबंदी का मामला था, वो काफी चर्चित रहा था। क्या वो पूरी तरह से राज्य सूची का मामला था? हाँ, बिहार शराबबंदी 2016 इसका एक बहुत सटीक उदाहरण है। शराब का निर्माण, कब्जा, परिवहन, खरीद और बिक्री ये राज्य सूची के एंट्री नंबर 8 में आता है। बिहार सरकार ने अनुच्छेद 162 के तहत अपनी कार्यकारी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए
पूरे राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया और उसके लिए कानून बनाया। और केंद्र ने इसमें कोई दखल नहीं दिया, मतलब कोई रोक टोक नहीं हुई? उस समय इस खास विषय पर ऐसा कोई केंद्रीय कानून नहीं था जो बिहार के कानून से सीधे टकराता हो। इसलिए कानूनी चुनौतियों के बावजूद बिहार सरकार अपने फैसले को लागू कर पाई। राइट। ये दिखाता है कि जब कोई विषय साफ तौर पर राज्य सूची में हो और केंद्रीय कानून का कोई ओवरलैप ना हो तो राज्य अपनी नीति लागू करने में कितना शक्तिशाली हो सकता है। राइट। ये अनुच्छेद 162 का आप कह सकते हैं सीधा सीधा प्रदर्शन था। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो अनुच्छेद 162 का निचोड़ क्या है? इसका मतलब क्या है हमारे लिए, भारत के संघीय ढांचे के लिए? निचोड़ ये है कि अनुच्छेद 162 राज्यों को उनके अपने दायरे में काम करने की खुली छूट देता है। मतलब राज्य सूची के सभी विषयों पर और समवर्ती सूची के उन विषयों पर जहां केंद्र ने कदम नहीं रखा है। ये एक तरह से राज्यों की स्वायत्ता का, उनकी ऑटोनॉमी का संवैधानिक आधार है जो उन्हें अपनी स्थानीय ज़रूरतों और आकांक्षाओं के हिसाब से शासन चलाने की शक्ति देता है। लेकिन ये स्वायत्ता एब्सोल्यूट नहीं है, जैसा हमने देखा। इसमें पेंच है। बिल्कुल नहीं, और यही इसकी खूबसूरती भी है और जटिलता भी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये समझना ज़रूरी है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का ये संतुलन कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये एक गतिशील, मतलब लगातार बदलने वाली चीज़ है। संसद जब कोई नया कानून बनाती है या सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाती है या देश के सामने कोई नई आर्थिक या सामाजिक चुनौती आती है, जैसे जीएसटी आया या महामारी आई, तो ये संतुलन बदल सकता है। राज्य की कार्यकारी शक्ति का दायरा बढ़ या घट सकता है। ये भारत के संघवाद की एक जीवंत सच्चाई है, एक लिविंग रियलिटी है। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 162 सिर्फ संविधान की एक धारा नहीं है, बल्कि ये भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की नब्ज है। इसे समझना हमें ये जानने में मदद करता है कि हमारी राज्य सरकारें क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती, और केंद्र के साथ उनका रिश्ता कैसे काम करता है। एकदम सही कहा आपने। और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है। आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है ना? क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा प्राइवेसी, गिग इकोनॉमी, ऐसे कितने नए मुद्दे उभर रहे हैं जो शायद 1950 में बनी संविधान की सूचियों में ठीक से फिट नहीं बैठते। या फिर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए शायद पूरे देश में एक जैसी नीति की जरूरत हो, यूनिफॉर्मिटी चाहिए। हाँ, ये सोचने वाली बात है। जैसे क्लाइमेट चेंज ही ले लीजिए। इस पर कोई राज्य अकेले क्या कर लेगा जब तक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े कदम ना उठाए जाएं? बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि भविष्य में इन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अनुच्छेद 162 द्वारा परिभाषित केंद्र और राज्यों के बीच कार्यकारी शक्तियों का ये संतुलन कैसे काम करेगा? क्या इसमें बदलाव की जरूरत पड़ेगी? ये कैसे विकसित होगा, कैसे इवॉल्व होगा? और एक और जुड़ा हुआ सवाल ये है कि ये विधायी और कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा वित्तीय संसाधनों के बंटवारे यानी राजकोषीय संघवाद, फिस्कल फेडरलिज्म के साथ कैसे तालमेल बिठाता है? क्योंकि बिना पर्याप्त पैसों के कार्यकारी शक्ति भी तो सीमित हो जाती है ना? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे भी विचार करने की जरूरत होगी, सोचने की जरूरत होगी।